अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट को किस तरह से सुरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, और फिर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे किस तरह से और सिक्योर्ड किया है, सुरक्षित किया। तो देखो, हमने देखा कि मौलिक अधिकार रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भाग 3 में हम जानते हैं, पार्ट 3, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35। तो इसमें हम देखेंगे कि शुरुआत के जो 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, इन दोनों में इसके क्रियान्वयन, इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस है। 12 और 13 में कोई अधिकार का प्रावधान नहीं है, बल्कि इन अधिकारों को कैसे हम उपभोग करेंगे, किस तरह से हमें इन अधिकारों को हमारे लिए सिक्योर्ड किया है, सुरक्षित किया है, सुरक्षा कवच जिसे कह सकते हैं, उनके बारे में ही प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 12 और 13 में। तो देखो, अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12, इसमें डेफिनेशन है स्टेट का, राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12। देखो, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा का क्या महत्व है? महत्व है क्योंकि ये मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध ही मिला हुआ है। राज्य मतलब सरकार और सरकारें, उनके विरुद्ध हमें मिला हुआ है। क्योंकि हम देखेंगे हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, सरकारों और कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया है। मतलब हमारे यह अधिकार, हमारे ये जो मौलिक अधिकार है, किनसे खतरा है, किनको, ये कौन हमारे इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है? तो मुख्य रूप से देखें तो सरकार ही कर सकता है, राज्य ही कर सकता है। हाँ, कुछ निजी व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से सरकार। तो यहां सरकार को परिभाषित किया गया है कि भाई नागरिकों, देश के लोगों, जान लो कि सरकार कौन है, राज्य किसे कहेंगे हम। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बहुत ही विस्तृत, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो देखो, राज्य का मतलब यहां कि राज्य का मतलब देखेंगे हम तो राज्य का मतलब विधायी शक्ति, लेजिस्लेचर पावर, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, किसका? केंद्र सरकार व राज्य, दोनों की। केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका को राज्य माना गया है, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका को भी राज्य माना गया है। इसके अलावा स्थानीय सरकार है, लोकल गवर्नमेंट जो है, स्थानीय सरकार, उसे भी राज्य का अंग माना गया है। जिला, पंचायत, नगरपालिका, ये सब भी राज्य के अंतर्गत आता है। और सरकार से संबंधित, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित जितने भी है ना, संबंधित सभी कार्यालय और कर्मचारी सब राज्य के अंतर्गत आता है। सब जो भी राज्य से संबंधित, जो भी सरकारों से संबंधित संस्थाएं हैं, वो सारे आते हैं। इसके अलावा वो संस्थाएं जो कह सकते हैं जो लाभ के उद्देश्य से भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सार्वजनिक, आर्टिकल 13 2, अनुच्छेद 13(2), ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि कोई भी राज्य, कोई भी मतलब राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है, ऐसा कोई भी विधि बनाता है जो मौलिक अधिकार, आफ्टर इनएक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लागू होने के बाद अगर राज्य कोई ऐसा विधि बनाता है, राज्य कोई भी विधि, कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह विधि अमान्य हो जाएगा। राज्य कोई कानून या विधि, है ना, राज्य कोई विधि बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार को
का उल्लंघन करता है, हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसका क्या होगा? मौलिक अधिकार का उल्लंघन या छीनता है या कम करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? वह कानून, वह विधि अमान्य हो जाएगा, वह विधि वाइड हो जाएगा, है ना, अमान्य होगा। एक तो संविधान लागू होने से पूर्व का कोई विधि हो जो मौलिक अधिकार से असंगत हो तो वह अमान्य हो जाएगा। दूसरा कि राज्य कोई विधि बनाता है अब और वो हमारे मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो भी अमान्य होगा। ठीक। आर्टिकल 13(3) इसमें क्या कहता है कि विधि, लॉ का मतलब क्या है ना, विधि क्या होता है, विधि क्या, कौन सा विधि, यहीं से शुरू होता है विवाद। यहीं से केंद्र, सरकार और प्रजा, है ना, सरकार और न्यायालय के विरुद्ध विवाद शुरू होता है कि विधि कौन सा। तो संविधान में लिखा हुआ है विधि का मतलब स्थायी विधि, कोई भी स्थायी विधि। स्थायी विधि मतलब जो बिल पास करके सांसद और राज्य विधायिका ने कानून पास बनाया। अस्थायी विधि, ये एक्ट है ना, ये एक्ट, कानून जिसको कहते हैं। अस्थायी विधि जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल अस्थायी आदेश जारी करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस, है ना, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ठीक। कोई भी स्थायी विधि, कोई भी अस्थायी विधि, कोई भी आदेश, सरकारों के कोई भी आदेश, कार्यपालिका समय समय पर आदेश देते हैं, कोई भी कार्यपालिका का कोई भी नियम या कोई भी विनियम, है ना, रेगुलेशन, और कोई भी ऐसी प्रथा जो सरकार को कानून बनाने के लिए कह रहा है, या कोई भी रूढ़ी प्रथा, वो सब विधि के अंतर्गत आता है ना। राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा, देखो कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट। विधि में क्या क्या परिभाषित किया गया? स्थायी, अस्थायी और कोई भी आदेश, नियम, विनिमय या कोई रूढ़ी प्रथा जो हमारे मौलिक अधिकारों को, ऐसा कोई भी कानून बनाता है, ऐसा कोई भी, तो उसको अमान्य, उसको वाइड डिक्लेयर कर देगा। कौन करेगा? कौन बताएगा कि यह विधि अमान्य है, यह विधि मौलिक अधिकारों से असंगत रखता है? तो यहां देखो, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यह दोनों संविधान के सबसे बड़े, हम देखें तो संरक्षक हैं, है ना। संविधान में कौन गलत और नहीं गलत कर रहा है ये कैसे पता? तो जो इसके विशेषज्ञ हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि कौन सी विधि तर्क संगत है और नहीं है, कौन सी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और नहीं करता है, न्यायालय करेगा ये। लेकिन इसमें कहीं न्यायालय का इस्तेमाल नहीं किया गया है कि न्यायालय करेगा ये। क्यों करेगा? क्योंकि न्यायालय ही, सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, लास्ट इंटरप्रेटर। तो ये तय कौन करेगा कि कोई भी विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और नहीं करता है? तो यह हमारे न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को यह अधिकार दिया गया है ना। जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग कहते हैं, न्यायिक पुनर्वालोकन, है ना, न्यायिक समीक्षा या पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत बड़ा शक्ति है हमारे न्यायालय। जुडिशियल रिव्यू ये अनुच्छेद 13 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है और उच्च न्यायालय, मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन किस संदर्भ में है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकार को छीनता है, तो उस समय न्यायपालिका उस कानून को रिव्यू करेगा, पुनरावलोकन करेगा, और अगर उनको लगेगा कि हाँ यह कानून, यह विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उस समय न्यायपालिका उस कानून को वाइड डिक्लेयर कर, अमान्य डिक्लेयर। इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्वावलोकन।
इस शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में कहीं नहीं किया गया है, अनुच्छेद 13 में भी नहीं किया गया है। परंतु यह कौन देखेगा कि कौन सा विधि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है और नहीं है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, क्योंकि वही हमारे संविधान के अंतिम व्याख्याकार, और उच्च न्यायालय भी देखेगा। तो मतलब ये जुडिशियल रिव्यू का राइट्स हमारे यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त है और हाई कोर्ट को यह अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत उस विधि का, उस कानून का रिव्यू कर सकता है, किसी भी कानून का वो रिव्यू कर सकता है, और अगर वो कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय उसको वाइड डिक्लेयर कर सकता। उसी तरह से हाई कोर्ट भी किसी भी तरह के विधान, विधि जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस समय वो उस विधान को अमान्य घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। यह शक्ति न्यायपालिका, हमने हमारे यहाँ जो न्यायपालिका को प्राप्त है, यह शक्ति हमने अमेरिका से लिया है। यह प्रावधान हमने अमेरिका से प्रभावित होकर लिया। अमेरिका में यह प्रावधान है जुडिशियल रिव्यू पावर का। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने ही जुडिशियल रिव्यू सिस्टम को इन्वेंट किया था। एक केस आया था अमेरिका में बहुत पहले 1803 में, मेडिसिन केस, मेडिसिन केस आया था। इसी केस में पहली बार अमेरिका के न्यायालय ने जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया था, न्यायिक पुनर्वालोकन। हमारे यहाँ भी, हम भी इसी से इंस्पायर। तो न्यायिक पुनर्वालोकन शक्ति सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी। किस कंटेक्स्ट में है? तो वही मैंने बताया आपको कि विधि, संविधान कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है वो अमान्य होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा, मतलब उस विधि का समीक्षा करेगा, और अगर उनको लगेगा कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन है तो उस कंडीशन में उस विधान को, उस विधि को, उस कानून को, उस अध्यादेश को, उस नियम को, उस विनियम को, उस आदेश को वह विधि शून्य घोषित कर सकता, वह नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता। ठीक है, तो ये तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत हमें क्या मिल गया? एक तरह से गारंटी मिल गई कि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, हमारे मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो देखो यहाँ कि विधि को, संविधान में विधि मतलब कहा है कि स्थायी आदेश, अस्थायी आदेश, आदेश, नियम, विनियम, या कोई रूढ़ी या प्रथा, रूढ़िवादी प्रथा। तो यहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन। संविधान संशोधन तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। संविधान संशोधन से भी विधान बनता है। संविधान संशोधन उसका क्या ये विधि के अंतर्गत आता है और नहीं आता है? तो सरकार मानते ही नहीं थे कि यह विधि है। विवाद यहीं से शुरू होता है। हमारे मौलिक अधिकार और सरकार के विरुद्ध जो टसन शुरू होता है वो यहाँ से। संविधान संशोधन, है ना, सरकार कहती है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, और हम कहते हैं कि नहीं, संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है। यह विवाद कब शुरू हुआ? तो जब पहला संविधान संशोधन किया गया। हम जानते हैं पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, नाइनटीन 1951 में। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था? इस अमेंडमेंट में एक नया अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और कहा गया कि इस अनुसूची में ऐसे प्रावधान डाला जाएगा जिसका न्यायपालिका पुनर्वालोकन नहीं कर सकता, मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। वास्तव में इस अनुसूची के तहत, इस अनुसूची को इसलिए लाया गया था ताकि मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधानों को अल्पीकरण करें, उसको कम करें। क्योंकि इस समय जो मौलिक अधिकार में एक संपत्ति का अधिकार भी था जो आज नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार देश के विकास में एक बाधक बन रहा था इस समय। क्योंकि इस समय सरकार के पास, भारत सरकार के पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, भूमि के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इस समय सरकार को काफ़ी कुछ काम करना था, जैसे कृषि भूमि का विकास करना था, भूमि के लिए उद्योग के लिए भूमि चाहिए था, व्यापार वाणिज्य के लिए भूमि चाहिए था। तो इस समय संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, वो एक बाधक बन रहा था।
और इसी उद्देश्य से 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची, इसमें वो कानून डाल देंगे बनाकर, हम किसी से भी संपत्ति ले सकते हैं और न्यायपालिका रिव्यू नहीं करेगा, और रिव्यू नहीं करेगा तो वह कानून, वह विधान अमान्य होगा ही नहीं वह, और इस तरह से सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जब यह संशोधन किया गया तो इस समय कोर्ट में यह वाद गया कि क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है और नहीं आता है। यहीं से लड़ाई शुरू हुई, सरकार और न्यायपालिका के मध्य विवाद शुरू कि क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। अगर वो विधि के अंतर्गत आएगा तो न्यायपालिका उसका पुनर्वालोकन करेगा, और अगर विधि के अंतर्गत नहीं आता है तो न्यायपालिका पुनर्वालोकन नहीं कर पाएगा, और न्यायपालिका उस विधि को, उस संविधान संशोधन को अमान्य घोषित नहीं कर, संविधान संशोधन को ही अमान्य घोषित नहीं कर पाएगा। तो शंकरी प्रसाद केस ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या कहा, कहा कि नहीं, संविधान संशोधन, इसमें कहा कि भाई संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, क्या कहा कि विधि के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता। संविधान संशोधन को हम विधि नहीं मान सकते हैं, जैसे कि हमने देखा, है ना, कहा कि नहीं, संविधान संशोधन विधि नहीं है, विधि में ये सब है और संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है। किसने व्याख्या किया, किस केस में व्याख्या किया, शंकरी प्रसाद केस में, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है और सरकार, पार्लियामेंट को अधिकार है, अनुच्छेद 368 के तहत उनको अधिकार मिला हुआ है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। वाह, करो आप संविधान संशोधन। तो अब देखो क्या होगा कि अब सरकार, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं देखो तो सरकार के विरुद्ध है। क्योंकि सरकार की जो उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य क्या होता है, राज्य का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, यही है सरकार का उद्देश्य। तो कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य जो है, इस उद्देश्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार बाधक बन, तो वो उस समय क्या करेगा, मौलिक अधिकार के विरुद्ध कार्य करेगा। और यहां उनको दे दिया गया यह अधिकार कि संविधान संशोधन के माध्यम से आप किसी भी तरह के, है ना, संविधान के प्रावधान के विरुद्ध कानून बना सकते हो, यहां तक कि मौलिक अधिकार, और न्यायपालिका उसको कुछ नहीं कर सकती, न्यायपालिका उस पर रिव्यू नहीं कर सकती। तो शंकरी प्रसाद में ये केस। उसके बाद तो फिर सांसद बहुत सारे संविधान संशोधन किए। फिर यह बात काफी एक डिबेटेबल, एक लंबे समय तक डिबेट चलता रहा कि संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत रखा जाए और नहीं रखा जाए। अंततः फाइनली 1967 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया, गोलकनाथ केस। बहुत ही महत्वपूर्ण यह केस है, गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस ने क्या किया, देखो यहां बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। गोलकनाथ केस ने कहा, इस निर्णय में, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, इसने यह निर्णय दिया कि मतलब इसने एक तरह से शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को ही ओवर रूल कर दिया, पलट दिया, बदल दिया। इसने कहा कि ना, संविधान संशोधन भी विधि के अंतर्गत आता है। इसने कहा हाँ, है ना, देखो शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था, ना, विधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब सरकार, संसद संविधान संशोधन कर हमारे अधिकारों को छीन सकते हैं, अल्पीकरण कर सकते हैं। इसने कहा कि नहीं, संविधान संशोधन भी, है ना, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, ये भी एक विधि है, आता है। अर्थात अब इस केस ने क्या किया कि देखो, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, कहा फर्स्ट टाइम गोलकनाथ केस ने, वेरी फर्स्ट टाइम गोलकनाथ केस ने प्रोस्पेक्टिव
है ना, इफेक्ट को यहां इस्तेमाल किया था, है ना, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखो इसको जानो आप, है ना, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भूतलक्षी भविष्यलक्षी प्रभाव जिसको कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, भविष्य लक्षी प्रभाव। ये पहली बार इस निर्णय में गोलकनाथ की इसमें इस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया था, भविष्य लक्षी प्रभाव। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अमेरिका, ये भी अमेरिका का ही इन्वेंट है, अमेरिका ने ही इसको पहली बार लाया था और वहीं से हम प्रभावित हैं। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, देखो दो तरह का इफेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। भूतलक्षी प्रभाव, गोलकनाथ की इसमें पहली बार प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इस्तेमाल किया, भविष्य लक्षी प्रभाव को इस्तेमाल किया। अर्थात यह होता है कि कोई भी कानून को वो पूर्व में जो भी बनाया है कोई भी निर्णय या कानून या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व के कोई भी निर्णय को न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। अब जिस दिन वो रद्द किया उस दिन से अब ऐसा कोई भी इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। गोलकनाथ केस में क्या किया, इसको, इस निर्णय को पलट दिया, कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, जबकि शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा कि नहीं, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां गोलकनाथ केस ने शंकरी प्रसाद के निर्णय को, शंकरी प्रसाद केस के निर्णय को पलट दिया और कहा कि अब से जो भी संविधान संशोधन होगा उसको भी हम रिव्यू करेंगे क्योंकि वो भी विधि के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया भविष्य लक्षी प्रभाव, पूर्व के निर्णय को रद्द कर दिया और जो पूर्व के निर्णय था अर्थात 1951 के बाद जितनी भी संविधान संशोधन किए गए थे वो तो रहेगा, उस पर कोई निर्णय पुनर्वालोकन नहीं होगा, उस पर कोई रिव्यू नहीं होगा। लेकिन इस निर्णय के बाद अब कोई भी संविधान संशोधन होगा तो उसमें रिव्यू करेंगे, वो भी विधि के अंतर्गत आएगा और उसको रिव्यू करेंगे। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस में इस इफेक्ट को इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसी संदर्भ में आप समझ लो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या है, ये भूतलक्षी प्रभाव है। ये कि आज निर्णय दिया है, निर्णय आज आया, कानून आज बना है, लेकिन लागू पहले के प्रावधानों पर भी होगा। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव ये हमारे यहां बहुत सीमित मात्रा में यह लागू होता है कि कानून तो आज बना लेकिन लागू होगा भूतकाल के प्रावधानों पर, पास्ट के जो भी प्रोविजंस है उस पर। यह होता है रेट्रोस्पेक्टिव। ये हमारे यहाँ बहुत सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र में यह लागू है। जैसे हम देखेंगे, जैसे है ना फाइनेंस सेक्टर में, है ना वित्त मामले में, जैसे टैक्स, है ना कि बजट वर्ष चल रहा है अभी बीच में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोई प्रावधान कर दिया कि नहीं टैक्स जो है इस साल के जो है ना जो करंट चल रहा है बजट ईयर्स उसमें टैक्स में ये चेंज कर दिया, आप टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपको पिछले वर्ष का टैक्स अभी देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि प्रावधान क्या था कम देना होगा। मतलब टैक्स के मामले में यह प्रावधान लागू हो सकता है कि प्रावधान तो आज किया है लेकिन लागू पहले पिछले वर्ष के टैक्स में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव है ना, जैसे क्रिमिनल केस में यह लागू नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सपोज करो आज कोई सरकार ने कोई कानून लाया कि 16 वर्ष की उम्र से ऊपर के बच्चों को भी फांसी की सजा देंगे, हमारे यहाँ नहीं, अभी हमारे यहाँ 18 वर्ष उससे ज्यादा की उम्र को ही एडल्ट माना जाएगा और फांसी की सजा दी जाएगी। एडल्ट तो अब 16 वर्ष से ऊपर भी जघन्य हत्याओं पर माना गया है, लेकिन फांसी की सजा नहीं हो सकती, उनको उम्र कैद की सजा हो सकती है, सजा हो सकती है लेकिन फांसी की सजा जनरली हमारे यहाँ जुवेनाइल कोर्ट में उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता था। लेकिन कुछ समय पहले कि नहीं 16 साल से ऊपर के भी आयु का बच्चा अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उनको भी कारावास भेजा, लेकिन उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। सपोज करो, मान लो कि आज सरकार ने ऐसा कोई कानून लाया कि नहीं 16 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी फांसी की सजा देंगे, तो कल पास्ट में कोई ऐसा कांड किया है, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगी। आज के बाद अगर किसी ने ऐसा कांड किया तो उसको फांसी की सजा मिलेगी।
ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव में कि कल भी अगर किसी ने कांड किया था और अभी जजमेंट आया नहीं है और आज कानून बनाया कि 16 साल से ऊपर के बच्चों को फांसी की सजा देंगे अगर कोई जघन्य अपराध करता है, अगर मान लो वह कानून लागू होता है कल जिसने कांड किया था तो वो हो जाएगा रेट्रो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की आज के बाद, आज जो कानून बना उसके बाद अगर किसी ने ऐसा कोई जघन्य अपराध किया है, अगर सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव में कि प्रावधान तो आज किया लेकिन पास्ट के एक्शन पर आपको सजा होगी, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है, रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन वो फाइनेंस के सेक्टर में है। वो जैसे टैक्स वगैरह में ऐसा होता है, टैक्स में या सैलरी में। सैलरी आप ज्यादा अच्छा समझ सकते हो। जैसे सैलरी बढ़ा दिया गया तो देखते हैं हम आज सैलरी बढ़ाया, आज प्रावधान लाया, लेकिन लागू होता है जनवरी से, नहीं जनवरी महीने से शुरू हो गया, मतलब 10 महीने का आपको एरियर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो रेट्रोस्पेक्टिव हमारे यहाँ सिर्फ फाइनेंस के एस्पेक्ट में है, क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में ये होता है प्रोस्पेक्टिव। आज लागू हुआ तो आज के बाद अगर किसी ने कोई अपराध किया तो वह कानून उस पर कल किया था उस पर नहीं हो। तो गोलकनाथ केस ने क्या किया, ओवर रूल कर दिया था किसको, इसको। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है, कि पुराने कानून को रद्द किया और कहा कि आज से पुराने जो निर्णय था उसको रद्द कर दिया और कहा कि आज से संविधान संशोधन को भी विधि के अंतर्गत रखा जाएगा और न्यायपालिका उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो गोलकनाथ केस में ये आ गया। अब सांसद, अब सरकार को लगा कि ये तो हमारी संप्रभुता पर चोट है, हमें पाबंद कर रहा है संविधान संशोधन करने से। अगर हम संविधान संशोधन करते हैं तो न्यायपालिका उसको रिव्यू करेगा और अगर वो असंगत हुआ तो उसको विधि शून्य घोषित कर देगा, उसको अमान्य घोषित कर देगा। तो इस समय सांसद फंस गए। तो इन्होंने, सांसद ने इस निर्णय को पुनः एक संविधान संशोधन के माध्यम से इस निर्णय को कैसे, तो देखो कि संसद ने एक संशोधन लाया है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं 24वां संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है अमेंडमेंट, 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के माध्यम से इसने क्या किया, संसद ने गोलकनाथ निर्णय को, गोलकनाथ केस को, गोलकनाथ केस में यह निर्णय आया था। गोलकनाथ केस में क्या कहा, गोलकनाथ केस में संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है। यहां कहीं ना कहीं संसद की शक्ति कम कर दिया गया था, अर्थात संसद अब ऐसे कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकता जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या कम करता हो। तो संसद ने इस संशोधन के माध्यम से, 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसमें इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13, जो आर्टिकल 13 है, उसमें एक नया क्लाउज जोड़ दिया, 13(4), 13(4 में क्या जोड़ा गया, तो इसमें यह जोड़ दिया गया कि कोई विधि, है ना, जैसे कि 13(3) में क्या कहा है कि कोई भी विधि, विधि में ये सब है, तो इसमें क्या कहा कि कोई विधि, है ना, कोई भी विधि, कोई विधि का अर्थ, कोई विधि का अर्थ संविधान संशोधन नहीं है। नहीं है, कोई विधि का अर्थ संविधान संशोधन नहीं है ना। द टर्म एनी लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोई भी विधि का उल्लंघन, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि संविधान संशोधन नहीं है। अर्थात कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, कोई विधि का अर्थ संविधान संशोधन नहीं है, तो संविधान संशोधन 13 के तहत नहीं आता है, अर्थात कोई विधि में संविधान संशोधन शामिल नहीं होगा। मतलब 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसी निर्णय को संविधान संशोधन के माध्यम से, 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13(4) में जोड़ दिया गया।
अर्थात जो पूर्व में जो संविधान लागू होने के समय जो स्थिति थी वो स्थिति पुनः ला दिया, अर्थात गोलकनाथ के निर्णय को खारिज कर दिया, गोलकनाथ के निर्णय के को महत्व को समाप्त कर दिया, गोलकनाथ के निर्णय को उलट दिया। चल रहा है, कभी आप ऊपर कभी वो ऊपर, नहीं ऐसे ही देखो शंकरी प्रसाद केस में, शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा था, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात संसद संशोधन कर सकता है। गोलकनाथ केस में कहा कि नहीं संशोधन नहीं कर सकता है। अब 24वां संविधान संशोधन में कहा कि नहीं हम तो संविधान संशोधन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि विधि का अर्थ, विधि का मतलब संविधान संशोधन नहीं होता है। तो ये 13(4) जोड़ दिया अनुच्छेद 13 संशोधन, मतलब सांसद ने अपनी सुपरमेसी को फिर से एस्टैब्लिश कर दिया कि संसद सर्वोच्च है और वह संविधान के किसी भी भाग में किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है और उसको कोई भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत है ही नहीं। चुनौती किसको देंगे, विधि, और वो कहता है विधि तो संशोधन है ही नहीं, विधि का मतलब संशोधन नहीं है। 1971 24वां संविधान संशोधन आ गया। अब सरकार को फिर से अधिकार मिल गया, वो फिर से संविधान संशोधन करने लगे और न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में उनके संशोधन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी कि यह हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके बाद ये हुआ, ये एक डिबेट शुरू हो गया, इससे तो सरकार तानाशाह बन जाएगा, सरकार जो चाहे वो कर सकता है। देखो मौलिक अधिकार हमें, मौलिक अधिकार देखो, मौलिक अधिकार हमें तानाशाही आदि तानाशाही सरकारों से बचाता है। मौलिक अधिकार हमें, है ना, सरकारों से एक तरह से आजादी का सुरक्षा कवच है, और उसी मौलिक अधिकार को अगर सरकार अपने हाथ का खिलौना बना दे तो फिर क्या होगा हमारे मौलिक अधिकार का। तो यहां अब फिर से हमारे मौलिक अधिकार की धज्जियां उड़ा सकते हैं सरकार, ये प्रावधान ये किया गया। ये काफी एक विवाद वाला, काफी डिबेट चला इसमें, अंततः पुनः एक केस आया, बहुत ही प्रसिद्ध केस, केशवानंद भारती के, इसके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत कहीं न कहीं सुना ही होगा हम सब ने। 1973 केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, यह 13 सदस्य, है ना, 13 जजों का बेंच था, ये 13 जजों का बेंच है ये, है ना, बहुत बड़ा बेंच था ये, ठीक है। 13 जजेस ने मिलकर इस पर, देखो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर न्यायपालिका निर्णय देता है तो वो उसमें बहुमत से ही निर्णय होता है। बहुमत का मतलब होता है मोर देन 1 जजेस होंगे, ठीक है, उसमें कुछ जज पक्ष में होंगे, कुछ जज विपक्ष में होंगे, मत के पक्ष में, मत के विपक्ष में। तो जब संवैधानिक मुद्दों पर न्यायालय निर्णय देता है तो बहुमत से निर्णय देता है। तो इसमें 13 जजों का बेंच था, समझो, सबसे बड़ा बेंच है केशवानंद भारती केस में। अर्थात इस निर्णय को, जैसे कि हमने देखा कि सरकार को, सांसद को यह अधिकार है कि न्यायालय के निर्णय को भी वो पलट सकता है, जैसे हमने देखा गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही निर्णय को पलट सकता है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को तब पलट सकता है जब उस निर्णय को, जिस निर्णय को पलटना चाह रहा, उस निर्णय में जितने बेंच में मेंबर थे उससे बड़ा बेंच होना चाहिए। इसका मतलब है केशवानंद भारती केस के निर्णय को भी पलटा जा सकता है, लेकिन वो तब जब इससे भी बड़ा कोई बेंच हो, है ना। तो केशवानंद भारती केस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसने सबसे पहले तो विवाद क्या है हम समझ रहे हैं, विवाद है कि क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है और नहीं आता है, किसी विधि के अंतर्गत आता है और नहीं आता है। इन्होंने तो संशोधन करके कहा कि नहीं भाई विधि के अंतर्गत आता ही नहीं संविधान संशोधन। तो केशवानंद भारती केस ने क्या कहा, इसने भी यही कहा, इसने भी गोलकनाथ केस के निर्णय को ही, है ना, फिर से रिपीट कर दिया कि हाँ बिल्कुल संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, वही कहा नहीं आता। अर्थात यहां भी केशवानंद भारती केस में भी कहा कि भाई सांसद
संप्रभु है और वो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। मतलब 1971 24वां संविधान संशोधन को एक तरह से जस्टिफाई किया, मतलब सरकार की बात को ही रख दिया। लेकिन इस निर्णय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हुआ। क्या कंसेप्ट था? तो बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, मूलभूत ढांचा, मूलभूत ढांचा का बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पहली बार इसी केस में आया था। ठीक है, इसने कहा कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एक नया अवधारणा, एक न्यू कंसेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर का। कहा कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, अर्थात संविधान का पिलर है, और उन पिलर्स में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो वह महल, वह बिल्डिंग ढह सकता है। अर्थात संविधान के कुछ मूलभूत ढांचा है जिसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जिसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो यहां देखो, एक भविष्य के लिए एक रास्ता, एक मार्ग बना दिया जिससे सांसद को असीमित शक्ति को, संसद की असीमित शक्ति को रोक सके। बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और हुआ भी ऐसा। इसके बाद, इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विभिन्न वादों के संदर्भ में बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचा को डिफाइन किया। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? सेकुलर कैरेक्टर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन, शक्ति का पृथक्करण, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकारें, कुछ ऐसे चीजें समय समय पर, न्यायिक पुनर्वालोकन, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर। वो बाद में विभिन्न वादों के संदर्भ में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में कहा कि ये प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पहली बार इन्होंने डिफाइन नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ कंसेप्ट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान में कुछ मूलभूत ढांचा है, संविधान के कुछ प्रावधान जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, ये कहा। मतलब एक तरह से, मतलब दो तरह की बातें हुई। पहला कि भाई संविधान, संसद को अधिकार है कि भाई वो संशोधन कर सकता है। दूसरा कहा कि कुछ प्रावधान ऐसे होगा जिसमें संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, मूलभूत ढांचा। तो अब इस केस से, इस निर्णय से संसद पर कोई प्रभाव तत्काल कोई नहीं पड़ा, तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने 1971 की बात को ही कंटिन्यू किया है केशवानंद केस में। लेकिन मूलभूत ढांचा का कंसेप्ट तो दिया, लेकिन इस निर्णय में, इस केस में मूलभूत ढांचा को डिफाइन नहीं किया कि कौन सा प्रोविजन बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और नहीं आता। ठीक, इन्होंने डिफाइन नहीं किया, बस इन्होंने कंसेप्ट दिया पहली बार, बेसिक स्ट्रक्चर। तो 24th अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन से क्या किया इंदिरा गांधी सरकार ने? बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया, और अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में क्या प्रावधान जोड़ दिया कि किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये नया जोड़ा गया अनुच्छेद, है ना, 368(4) 42वां संविधान संशोधन, कि किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नो अमेंडमेंट शैल बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। देखो, इससे क्या हुआ? शक्ति मिल गई कि अब तो न्यायालय में जा ही नहीं सकता कोई, हम कुछ भी करें। और इसी 42वां संविधान संशोधन से एक और प्रावधान 368 में, संविधान संशोधन वाले जो प्रावधान है, नहीं, आर्टिकल 368 हम जानते हैं, संविधान को, संसद को संविधान संशोधन की शक्तियां दी गई है। उसमें और शक्ति क्या, 368(5) में क्या जोड़ दिया गया? तो नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमारी संसद को असीमित संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, असीमित, वो कुछ भी कर सकते। ये 42वां संविधान संशोधन में
तो अब क्या होगा? तो अब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे। तो जब 42वां संविधान संशोधन आया, सब के सामने सरकार, इंदिरा गांधी सरकार एक्सपोज हो गई। क्या? कि ये तो अब तानाशाह बन रही है, अब ये डिक्टेटर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये डिक्टेटरशिप गवर्न करने की कोशिश। आप नागरिकों के अधिकार छीनेंगे या छीनने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा ऐसा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारा देश में जो शासन का रूप है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें ये प्रावधान है कि भाई हर 5 साल में चुनाव, अंततः अधिकार प्रजा के पास है, जनता के पास कि सरकार में कौन रहेगा और नहीं रहेगा। तो हुआ ऐसा ही। अगले ही वर्ष इंदिरा गांधी सरकार ने समय से पूर्व ही इतना कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगता था कि प्रजा तो हमारे साथ है, आम चुनाव घोषित करवा दिया। आम चुनाव हो गया और इस चुनाव में कांग्रेस और इंदिरा गांधी दोनों को मुंह की खानी पड़ी, दोनों सड़क पर आ गए। हमारे देश के संविधान में ही ऐसा प्रावधान है कि भाई कभी भी कोई भी तानाशाह नहीं बन सकता है। जैसे कि अभी भी हम देखेंगे, वर्तमान में भी जो वर्तमान सरकार है उन पर भी समय समय पर यह आरोप लगता रहा है कि आप तानाशाह बनने की कोशिश। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का जो आधार है चुनाव, इलेक्शन, वो फ्री और फेयर नहीं हो रहा है, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। विपक्ष वाले ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है, चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं इलेक्शन को। क्या मतलब अब सरकारें कुछ भी कर ले तो हम क्या बदल नहीं सकते? तो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे ये जो अधिकार हैं, वो हमें इतना सशक्त बनाता है कि कोई भी सरकार कुछ भी कर ले, ठीक है, जनता उसको सबक सिखा सकती। ठीक है। तो आर्टिकल 368(5) में और 4 और 5 ये इंसर्ट कर दिया, जोड़ दिया गया है ना 368 में। 368 संविधान संशोधन की शक्ति, 42वां संविधान संशोधन से क्या किया, और ज्यादा इनको शक्ति दे दी गई। अर्थात अब सांसद कुछ भी कर सकता, तो ये गलत था, तो हार गई वो चुनाव। अगले वर्ष 1977 में जब जनरल इलेक्शन हुआ, तो उस समय कांग्रेस जो इतनी बड़ी सरकार, और 1947 से ही कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार उसको सत्ता से बाहर रहना पड़ा, और जनता पार्टी की सरकार पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी 1970। और उस सरकार ने भी, जबकि वो सरकार जैसे तैसे बनी थी, उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन वो सरकार जब बनी तो उन्होंने प्रजा को, जनता को दिखाने के लिए कि देखो हमने 42वां संविधान संशोधन गलत था, तो हमने अब इस 42वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को विधि शून्य बना देंगे। कैसे? तो 44th अमेंडमेंट लाया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन। उस संशोधन से प्रजा को दिखाने के लिए बहुत सारे प्रावधानों को जो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जिससे सरकार शक्तिशाली हो सकती थी, उनमें से कुछ प्रावधान को तो कम किया। मतलब कुछ प्रावधान जैसे राष्ट्रपति के अधिकार को वापस रिस्टोर किया, कुछ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के कुछ अधिकार को वापस रिस्टोर किया। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार 42वां संविधान संशोधन से संसद को प्राप्त हुआ था, वो ये था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अर्थात वो जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो भी इस अधिकार का उपभोग करना चाहती होगी, तभी ना इसमें कोई संशोधन, इसको समाप्त नहीं किया, इस प्रावधान को हटाया नहीं। और जब तक यह प्रावधान रहता, तब तक सांसद कुछ भी कर सकता, भले किसी की भी सरकार। अंततः इस प्रावधान को, ये जो प्रोविजन था 42वां संविधान संशोधन का, उस प्रावधान को उच्च न्यायालय ने, जैसे तो एक केस आया था मिनर्वा मिल्किस 1980। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे बड़ी बात क्या कर दी, तो इन दोनों प्रावधानों को, है ना, मतलब 368(4) और 368(5), इन दोनों को वाइड डिक्लेयर कर दिया, है ना। कहा कि भाई ये तो अब, है ना, अमान्य हो गया, विधि शून्य हो गया, विधि शून्य घोषित कर, अमान्य डिक्लेयर कर दिया। कहा कि अब ये इनवैलिड है। कौन सा? 368
है ना, अनुच्छेद 368(4) और 368(5). 368(4) और 5 में क्या था हमने देखा, ठीक। तो अंततः मिनर्वा मिल केस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों, है ना, प्रावधानों को समाप्त कर दिया, छीन लिया संसद से। कहा कि नहीं, है ना, कहा कि नहीं, क्या नहीं, कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा, बिल्कुल दी जा सकती है न्यायालय में चुनौती, इसको समाप्त कर दिया। और कहा कि संसद को असीमित समय दे सकती, बिल्कुल नहीं, है ना। कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान है, केशवानंद केस में किया है, तो असीमित कैसे हो गया, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो दोनों प्रावधानों को समाप्त कर दिया, जो 42वां संविधान संशोधन से 368 में इंसर्ट किया था, उन दोनों को मिनर्वा मिल केस ने निरस्त कर दिया। और इस तरह से हमारे अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित हो गया। और इसी समय से, इसी निर्णय के बाद फिर हमारे मौलिक अधिकार का कभी किसी भी सरकार ने इस तरह से उल्लंघन नहीं किया। किया है मतलब किया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो कम, इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से, लेकिन इस तरह का फिर किसी ने हरकत। तो आज हम देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, जो मूलभूत ढांचा है ना, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें जोड़ दी गई है ना। जैसे मूलभूत ढांचा में हम देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, समय समय पर न्यायालय ने विभिन्न केसों, बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, है ना, संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, ये बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। जैसे लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक सरकार, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट, है ना, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेकुलर कैरेक्टर, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सोवनिटी, संप्रभुता, न्यायिक, देखो, पुनर्वालोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये सब आज हमारे बेसिक। न्यायिक पुनर्वालोकन को संसद किसी भी संशोधन से, कोई भी संशोधन लाकर न्यायिक पुनर्वालोकन को छीन नहीं सकता है, न्यायालय के इस अधिकार को। हमारी संप्रभुता, है ना, ऐसा कोई विधान नहीं बना सकता संविधान संशोधन के द्वारा जो हमारी संप्रभुता को कम करता हो। हमारे जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, सेकुलर कैरेक्टर है, उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं इन दिनों, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश किया जा रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की विचारधारा धर्म विशेष से प्रभावित है। इस आधार पर, इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है हमारे संविधान के, हमारे सरकार की, हमारे व्यवस्था की, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश। शक्ति पृथक्करण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें भी इन दिनों देखा जा रहा है कहीं ना कहीं न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन इसमें भी हम देखें तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी, ये चीजें अभी तक न्यायालय ने समय समय, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इन